खित्ते की तब्दीली को मद्देनजर रखते हुए इसराइल को अपना बिहेवियर इवॉल्व करना। जाहिर है वो फिल वक्त कोई ऑफ रैम्प ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि सदा के लिए ऑफ रैम्प हो जाएगा। नहीं यार, मामला नहीं, जरा ठंडा करो, क्योंकि नहीं। इलेक्शन आ रहा है। आसमान से नहीं उतरता ये लॉ, ये कानून, ये इंसान बनाते हैं। तो इंटरनेशनल लॉ लिमिटेड है। ये एक पावर की लड़ाई है सीधी सीधी। मॉरल की बात नहीं मैं कर रहा, मैं एक हकीकत की बात कर रहा हूँ। अमेरिका का वापस वहां जाने का कोई इरादा नहीं है। ना कि पहले से खुली हुई आबनाए हुर्मुज़ को बंद करवा के आप बर्डन शेयर कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे फैक्चुअल इश्यूज हैं, आपने जो बयान किया। फिफ्थ फ्लीट वहां से निकाल ली गई थी, ठीक सर है। कुवैत में उनके तैयारे तबाह हुए। ठीक है, सारा कुछ नहीं रिमूव होता। ईरान जो इतना खतरनाक किस्म के जो है थ्रेट्स पोज कर रहा है 40 साल से खित्ते को, उसको जूं का तू छोड़ के चला जाए। हमने आपके पूरे आर्टिकल में जो की चीज है वो सिर्फ आप एक मुल्क को आप जिम्मेदार करार दे रहे हैं। अरब दुनिया की कमजोरी का पूरी तरीके से फायदा उठाया। इजरायली अरब तनाजे का पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट किया गया। वो ऑक्यूपेशन है सर, वो तनाजा तो नहीं चल है। आप उसको जो भी कह लें, ऑक्यूपेशन कह लें, ईरान ने उस आग के ऊपर तेल छिड़काया बैठ के। 79 तक ईरान जो है वो प्रो वेस्टर्न था। वहाँ की फुटेज आज भी शाह मौजूद का है। आखिरी इंटरव्यू प्रो वेस्ट नहीं है। सोसाइटी प्रो वेस्टर्न थी। ये एक ऐसी रियासत है जो अपनी आवाम को दबा के, उनकी उमंगों को जो है खराब करके, तो वो सुपर पावर बनने के चक्करों में है। 79 के बाद भी अगर हम शुरू करें तो ईरान ने किसी भी एक मुल्क पर भी उसने ऑक्यूपेशन नहीं की, हमला नहीं किया। जबकि आप देखें कि ये ऑक्यूपेशन नहीं है, आपके ये ऑक्यूपेशन नहीं है हिजबुल्लाह तैयार करना। तो यार अगर कहीं आप ना कहीं ईरान के लिए अपोलोजाइज करना चाह रहे हैं तो देन दैट्स नहीं, मैं नहीं कहना चाह रहा, कहना चाह रहा हूँ कि एक एक्टर डिस्टेबलाइजर नहीं है। इस रेजीम का फ्रंट कौन है ये पहले होते हैं। रशिया इनको एक्सप्लॉइट कर रहा है। लिबिया की जो आज सूरत हाल है वो 2011 से बहुत बुरी है। रीजन को एक्सप्लॉइट करने में गलत है, और उसको भी गलत करार दिया गया है। आई एम ऑन रिकॉर्ड ऑफ सेइंग कि इराक की वॉर डिजास्ट्रस वॉर। ये तीनों एक्टर हैं जो अपनी पावर स्ट्रगल में इस पूरे रीजन को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। कोई मुल्क भी चाहता है कि ईरान के पास जौहरी हथियार आ जाएं, इस उसके पास नहीं है। जौहरी हथियार आ जाएं, लेकिन कोई कुछ करने के लिए तैयार नहीं। अमेरिका का उसके पास नहीं है। अमेरिकन इंटेलिजेंस ने कहा, तमाम अखबार में कि वो नहीं बना रहा था एटम बम। That's one data point. The other data point is कि आए दिन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं साथ में कि भाई एक नई न्यूक्लियर फैसिलिटी समझ आ गई। जंग क्यों हुई है? क्योंकि वो गिव अप नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि वो जौहरी हथियार बना सकें। आप बाल की खाल उधेड़ रहे हैं। इनका एक इंपीरियल माइंडसेट है। ये ईरान की तारीख का हिस्सा है। ये कबल अल मसीह जो है ना दौर में भी अगर आप चले जाएं तो ये वहाँ तक जाता है। सर उस जमाने में सारे इंपीरियल थे। जब वो नहीं करता तो कहते हैं यार किया क्यों नहीं तुमने? सर पहले दिन उन्होंने मिनाब स्कूल पे अटैक किया, बड़ा कैलकुलेटेड अटैक किया। सिविलाइजेशन तबाह कर दूंगा। मैं कर तबाह कर दूंगा। तो ये तो सियासी बयान है ना। वेनेजुएला की खिचड़ी पहले पक चुकी थी, पहले बाकी रेजीम से बात हो चुकी थी, वो तैयार बैठे हुए थे। इजराइल की फौज बहुत ज़्यादा फैल गई है, मैक्स हो चुकी है। सीरिया के अंदर भी डिप्लॉयड है, लेबनान के अंदर भी डिप्लॉयड है, वेस्ट बैंक, गाजा, हुतियों को भी कर रहे हैं, ईरान के साथ भी कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। ये चल नहीं सकता। ये तो आपको नुकसान बाद में होगा, आप उसके जिम्मेदार होंगे। ओके सर, यानी मुझे अपना डिफेंस कर लेना चाहिए। कैसे हैं दोस्तों, मैं फैसल वराइज। एक दफ़ा फिर हमारे साथ कामरान बुखारी साहब हैं। हमारी ऑडियंस इनसे बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ है। आपका एक बड़ा शानदार आर्टिकल आया जो इस रीजन का फ्यूचर है उसके ऊपर। वहाँ आपने एक बड़ी खूबसूरत पिक्चर भी दी जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक बड़ा खूबसूरत मैप इन्होंने शेयर किया, ये है मैप। और इसके ऊपर और इस आर्टिकल के ऊपर कुछ हमारे भी सवालात हैं, वो मैं कामरान बुखारी साहब से ज़रूर करना चाहूँगा। सर सबसे पहले तो आपको खुशामदीद। बहुत बहुत शुक्रिया दावत देने का। अच्छा सर, ये आपने आर्टिकल बड़ा शानदार एक लिखा है, मैंने उसको सारा पढ़ा है, बल्कि 2 दफ़ा पढ़ा है। मुझे एक थोड़ी सी कन्फ्यूजन इसमें थी कि आपने एक लिखा है बात कि ये अमेरिका बेसिकली ऑफलोड कर रहा है सम ऑफ इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने DW पर भी, BBC पर भी, आज आप सारा दिन मुझे पता है बहुत बिजी थे, तो आपने कहा कि अमेरिका अपना बर्डन शिफ्ट कर रहा है, जो उसका सिक्योरिटी का बर्डन था, जो इस रीजन की खित्ते की सिक्योरिटी का, और मुख्तलिफ जगहों पर, यहीं नहीं, आपने यूरोएशिया की बात की है, यानी यूरोप भी है, एशिया भी है, तो उसको शिफ्ट कर रहा है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को। ये मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि क्या बर्डन था जिसको वो शिफ्ट कर रहा है? देखें, दूसरी जंग अज़ीम के बाद ये जो आलमी निज़ाम मार्ज़ वजूद में आया, जिसको हम अब जो है वो बेसिकली एक नॉर्मल समझते हैं, वो ता क़यामत के लिए नहीं आया था। वो उस वक़्त के हालात की मौजूदगी में, उसकी रोशनी में अमेरिका के टूल्स थे। दुनिया जो है वो तबाह बर्बाद थी 2 जंगी अज़ीमों के बाद। अमेरिका नया सुपर पावर बना था, दूसरी तरफ सोवियत यूनियन था, कुछ 100 के करीब नए मुल्क जो है ना उभर के मार्ज़ वजूद में आए थे।
और वो दुनिया अलग थी। उस दुनिया में एक निज़ाम की ज़रूरत थी ताकि नई जंगें ना हों, क्योंकि 2 जंगों से जो है वो दुनिया बहुत ज़्यादा जो है वो तबाह और बर्बाद थी। तो वो अब कोई भी निज़ाम जो है, हर निज़ाम की एक्सपायरी डेट होती है, क़यामत तक तो कोई चीज़ नहीं चलती ना। जी। तो ये निज़ाम जो है वक़्त के साथ-साथ, ख़ास तौर पे जब से सोवियत यूनियन का इम्प्लोजन हुआ है, तब से जो है इस निज़ाम के बारे में बड़ा इज़्तिराब है दुनिया के अंदर। नेटो का मुस्तक़बिल जो है, वो आज की गुफ्तगू नहीं है, वो जब मैं यूनिवर्सिटी में होता था तब से चल रही है, 90 की हुँ, दहाई में चल रही है। ठीक तो है, वो लेकिन वक़्त लगता है नए निज़ाम को आने में। तो जो ठीक है। बर्डन है, अमेरिका जो है हेवी लिफ्टिंग कर रहा था सिक्योरिटी की। बड़ी-बड़ी हुँ, फ़ौजें, बड़े-बड़े अड्डे, अब उनकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है? हुँ, अब यूरोप खुशहाल है, वो अपनी सिक्योरिटी को खुद सँभाल सकता है। इसी तरीके से एशिया के अंदर जो है जो इस वक़्त जापान है, ताइवान है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये जो जितने मुल्क हैं, जो अमेरिकन एलाइज़ हैं, ये खुद में बड़े खुशहाल मुल्क हैं, ये अपनी ज़िम्मेदारी खुद भी उठा सकते हैं। मसला है हुँ, मशरिक़ वुस्ता का। हुँ, मशरिक़ वुस्ता के अंदर जो है, वो दुनिया का सबसे वॉलेटाइल रीजन है। वहाँ बहुत हुँ, ज़्यादा जो है इज़्तिराब है, जंगें हैं और कई दिहाइयों से जो है ना ये चली आ रही हैं। और वहाँ बहुत सारे प्लेयर हैं जो एक-दूसरे से मिल नहीं बैठ पाते। तो इस वजह से अमेरिका यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है ना अपना फ़ोकस कर रहा था। लेकिन अब यहाँ से भी अमेरिका अपना रिड्यूस करना चाह रहा है एक्सपोज़र फाइनेंशियल और सिक्योरिटी। हुँ, यानी अब देखें, ओके। अब वो वाली जंगें नहीं रही कि बड़े-बड़े जो है ना बहरी बेड़े हों, कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स हों, टैंक हों, बड़े-बड़े हुँ, फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट हों, हेलीकॉप्टर हों, अड्डे हों, ये सब जो है माज़ी की जंगों का जो है का सिस्टम था। अब हुँ, जंगें तब्दील हो चुकी हैं। अब देखें, हुँ, अमेरिका ने ईरान पे जो हमला किया था, वो देखें वो सारे अड्डे खाली कर दिए थे जिसको ईरान कह रहा है कि जी हम टारगेट कर रहे हैं। वो हुँ, उस वक़्त जो ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट है, जो C5 है, हुँ, जो यूएस ट्रांसपोर्टेशन कमांड चलाती है, उसकी हुँ, बेतहाशा फ्लाइट्स थी जंग से पहले। वो क्यों थी? वो इसलिए थी कि वहाँ से इनख़ला हो रहा था और अमेरिका का वापस वहाँ जाने का कोई इरादा नहीं है। इसी वजह हुँ, से एक नया आर्किटेक्चर तब्दील किया जा रहा है। कहने का मकसद ये है कि ये जो बर्डन है, वो हुँ, अमेरिका ने एक ख़ास वक़्त में उठाया था कि उस वक़्त की ज़रूरत थी। हुँ, अब वो ज़रूरत नहीं है और अमेरिका को अपनी जो रिसोर्सेज़ हैं, उनको रीडिप्लॉय करना है और जो हुँ, है ना जाने डोमेस्टिकली भी और इंटरनेशनली भी। हुँ। अच्छा सर, आपको नहीं यूँ फ़ील होता कि ये एक खूबसूरत सा, एक फैंसी सा एक वर्ड तो है कि वो ऑफलोड कर रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर बर्डन शेयरिंग कर रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि जब उसने 27-28 फरवरी को हमला किया, प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक किया, उसके बाद उसको ग्रेजुअली ये करना पड़ा, क्योंकि जिस वक़्त वो अटैक कर रहा था, उस वक़्त उधर कुवैत में और बहरीन में और सऊदी अरब में भी उसके रिफ्यूलर्स खड़े थे, उसका फ्लीट वहाँ था और वहाँ नहीं पर था, हलाकतें भी नहीं हुई। था। सर, हलाकतें भी हुई, उसके जहाज़ तबाह भी हुए। बहरीन में भी, कुवैत में भी। और उसका अगर सर वो इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करना चाह रहा था, तो उसका तो बेहतरीन तरीका था कि पुरअमन रख कर उसको शेयर किया जाता, ना कि पहले से खुली हुई आबनाए हुर्मुज़ को बंद करवा के आप बर्डन शेयर कर रहे हैं। देखें, पहली बात तो ये है कि इसमें बहुत सारे फैक्चुअल इश्यूज़ हैं आपने जो बयान किया है। 5th फ्लीट वहाँ से निकाल ली गई थी, ठीक है? बहुत पहले से। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, C5 जो एयरक्राफ्ट थे, उनकी फ्लाइट्स को देखें, उनके पैटर्न्स को देखें, ये सब पब्लिकली अवेलेबल डाटा है, ठीक सर, है? कुवैत में उनके तैयारे तबाह हुए। ठीक है, सारा कुछ नहीं रिमूव होता, कुछ ना कुछ ज़ीरो तो नहीं कर देते ना, लेकिन उन्होंने एग्ज़ैक्टली, लेकिन अपना फुटप्रिंट रिड्यूस किया है और ये फुटप्रिंट रिड्यूस इसीलिए किया सऊदी है। अरब में रिफ्यूलर्स मौजूद थे। हाँ, सऊदी देखें, जो पहले से अड्डे मौजूद थे, अल उदैद एयर बेस सेंट्रल कमांड का रीजनल हेडक्वार्टर्स है, वहाँ अब कुछ हुँ, नहीं है। 5th अब नहीं फ्लीट है, उस वहाँ वक़्त पे था जो सर। है ना एंकर्ड थी, वहाँ पे अब कुछ नहीं है, ठीक है? सर, उसका वहाँ पे रडार तबाह हुआ वहाँ। देखिए, रेडार तो वो फिक्स्ड एसेट्स हैं ना, तो उनको तो आपने जो है क्या करना है, आपको क्या उनको लपेट के तो कहाँ लेके जाएँगे आप बैठ के? और सर, वैसे भी आप उसको लेकिन यूज़ करते हैं और वो रेडार जो है, देखिए रेडार्स को रखना का मकसद ये नहीं है कि रिट्रेंचमेंट नहीं हो रही और ये रिट्रेंचमेंट जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, ये सर, जो इंटरसेप्टर्स वहाँ से इंटरसेप्शन कर रहे थे, उस रडार की मदद से कर रहे थे और ज़ाहिर है वहाँ वो कुछ उनकी ऑपरेटर्स प्रोटेक्शन के था। लिए है, वो उनकी लेकिन सर, प्रोटेक्शन के कोई लिए वहाँ है। पर उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन थी तो वो इंटरसेप्ट कर रहे थे ना। देखिए, आप खुद कह रहे हैं कतर में भी थे, कुवैत में भी आपने कहा कि था कुछ ना कुछ और सऊदी अरब में भी था। तो फिर वो गए कहाँ थे? देखें, आप इसको 0 और 1 समझ रहे हैं। आप इसको समझ रहे हैं कि या है या नहीं है, ब्लैक एंड हुँ, व्हाइट नहीं है। मैं बात हुँ, कर रहा हूँ कि
कंसेप्चुअली इन अड्डों की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या आप प्लग पुल कर देते हैं अचानक जब आप किसी चीज को खत्म करते हैं? एक प्रोसेस होता है ना, तो आपने पूरी तरीके से तो खत्म नहीं करना ना, लेकिन आपका ये है कि ग्रेजुअली आप उस जाने बढ़ रहे हैं, आप बेशतर अपना जो एसेट्स हैं वो आप रिमूव कर लेते हैं। आप देखें अफगानिस्तान के इनखला के बाद क्या हुआ, क्या सब कुछ वापस वहां से निकाल लिया गया बहराम से? वो बहुत सारी चीजें जो है ना तालिबान के हाथ लग गई। क्यों? क्योंकि मुमकिन नहीं होता। सर वहाँ सेंटकॉम का हेडक्वार्टर नहीं था अफगानिस्तान में, यहाँ है। सेंटकॉम का हेडक्वार्टर टैंपा फ्लोरिडा में है। नहीं सर वो तो है सर, वो ठीक है, लेकिन ये जो है और सर अल उदैद एयर बेस से कंट्रोल होता था, ये जहाँ पर एडमिरल ब्रॉड कूपर हैं, वो यहाँ आप पूरी इंस्टॉलेशंस थी जिससे रेड सी एडमिरल ब्रैड कूपर और सेंटकॉम के जितने भी चीफ पहले भी आए हैं, वो अपना 50% टाइम टैंपा में गुजारते हैं और 50% टाइम रीजन में, और वो हर वक्त कतर में नहीं होते। वो पूरे देखें काजाख्स्तान से लेके इजिप्ट तक का AOR है सेंट्रल कमांड, वो जो है वहाँ पे हमेशा मौजूद नहीं होते। हाँ, अल उदैद एयरबेस एक फैसिलिटी है, लेकिन जब जंगें होती हैं, जंगों की नौयत बदलती है, तो ये होता है, ये अचानक नहीं होता। सो ये अब जो है ईरानी और अपना इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस तो जाहिर है चाहेंगे कि वो ये नैरेटिव फैलाएं बैठ के, कि देखें जी हमसे डर के भाग गए और अब इन्होंने जो है ये किया है, और अब ये बड़े जो है खूबसूरत किस्म के जो है जब जवाब पेश कर रहे हैं। आप जाके देखें नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी की डॉक्यूमेंट कब पब्लिश हुआ था, और आप देखें नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी का डॉक्यूमेंट वो कब पब्लिश हुआ था, पिछले साल हुआ था वो। और उससे पहले के डॉक्यूमेंट्स भी आप पढ़ लें, उससे पहले की मूवमेंट्स भी देख लें। ये एक प्रोसेस बड़े अरसे से चला आ रहा है। अमेरिका ने 80 साल में जो जाल फैलाया था दुनिया के अंदर, वो अचानक नहीं जो है ना वो निकाला जाता, और ना ही किसी एक जंग के अपना के नतीजे में निकाला जाता है। वो बदतरीज हालात होते हैं, तब्दील होते हैं। इराक से जो है ना इनखला हुआ, सीरिया से इनखला हुआ, इसी तरीके से जर्मनी से इनखला हो रहा है, इसी तरीके से साउथ कोरिया से जो है ना फुटप्रिंट कम करने की कोशिश की जा रही है। तो यू कैंट से कि जी जो है ये देखें जी ये जंग हुई तो उसके बाद उन्होंने ये किया है। ओके अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि अगर उन्होंने ये बर्डन शिफ्टिंग ऑफलोडिंग करनी है रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो सर ये उसका एक इनडिसेंट तरीका नहीं था कि आपने खुली हुई स्टेट ऑफ हॉर्मज़ बंद करवा दी और अब आप ये बात कर रहे हैं कि हम आपको यहाँ पर बर्डन शेयर कर रहे हैं ताकि रीजनल सिक्योरिटी आए और वो लोग अपना अपनी बात कर रहे हैं ना। नहीं लेकिन सर अभी प्रैक्टिकल तो हाँ सर, लेकिन प्रैक्टिकल अगर चलें उसको यूँ भी मान लें 1 साल पहले से वो अमल जारी था, तो जब आप चीज़ ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको स्टेबल कंडीशन में आप ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन स्टेबल नहीं है ना, यही तो चीज़ है। आप समझने की कोशिश करें कि अमेरिका जो है एक ईरान जो इतना खतरनाक किस्म के जो है थ्रेट्स पोज कर रहा है 40 साल से खित्ते को, ठीक है, वो उसको जूं का तू छोड़ के चला जाए। मतलब जो है ये जंग जो है वाज अनफिनिश्ड बिजनेस। अमेरिका को बड़ा जंग वाज पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी ऑफ बर्डन शेयरिंग एंड बर्डन शिफ्टिंग। इट्स नॉट कि जी ये कोई कॉन्ट्रडिक्शन है। आप क्या मतलब जो छोड़ दिया है बर्डन शेयरिंग बर्डन शिफ्टिंग हो रही है अपना यूरोप के अंदर, यूक्रेन के अंदर, वहाँ क्या जो है रूस को वैसे का वैसा छोड़ दिया है। वहाँ जो है अपना उनको असला नहीं फराम हो रहा, बल्कि जो है जो ड्रोन्स की कैपेबिलिटी डेवलप की है यूक्रेन ने वो नहीं हो रहा। ये इसी तरीके से होता है, जंगें आर नॉट नीट थिंग्स। और ये बड़े वो जो है अफसानवी किस्म का व्यू होता है कि जी आप बड़ा जो ना खुशाइन तरीके से काम करें, जब आप जियोपॉलिटिक्स और जंग जो है वो बाय डेफिनेशन मेसी होती है। ईरान जो है एक पहले से एक जंग चली आ रही है। ईरान की मदद से हमास ने इजराइल पे हमला किया, उसके बाद गजा के अंदर तबाही बर्बादी हुई और फिर पूरे खित्ते को उस आग ने अपने आप को लपेट लिया, पूरे खित्ते को। और उस हालात में अमेरिका को ईरान का कोई ना कोई बंदोबस्त करना था। डील करने की कोशिश की जा रही थी, वो डील पे नहीं मान रहे थे। पिछले साल भी डील करने की कोशिश की, फिर 2025 जून में जो है 12 दिन की जंग हुई, उसके बाद दोबारा बातचीत शुरू की, उसके बाद फिर उनके मुजाहरे शुरू हो गए। उसके बावजूद सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे बातचीत की, लेकिन वो नहीं मान रहे थे। अब्बास अरगची जो उनके वजीर खारजा हैं, वो ऑन रिकॉर्ड हैं कहने पे कि स्टीव विटकॉफ को कि भाई हम क्यों आपकी बात मान लें, जंग में आपने हमें नहीं हराया तो हम टेबल के ऊपर जो है आपसे वो कॉम्प्रोमाइज क्यों कर लें। तो फिर उनके पास क्या चारा रह जाता है जंग के अलावा। क्या इंटरनेशनल लॉ के बगैर कोई स्टेबिलिटी, कोई नॉर्मलसी, कोई रीजनल डिप्लोमेसी मुमकिन है?
रीजनल इंटरनेशनल लॉ जो है, जब मैं ग्रेजुएट स्कूल में था तो मैंने इंटरनेशनल लॉ की जो पहली क्लास ली थी, उसमें हमारे प्रोफेसर ने एक बात की थी। उसने कहा था तुम सारी चीज़ें भूल जाओगे जो कुछ भी सीखोगे इस सेमेस्टर में, इस कोर्स में, लेकिन एक चीज़ ना भूलना, और वो ये है कि लॉ इज़ पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल लॉ इज़ जियो पॉलिटिक्स। यानी ये कोई जो है आसमान से नहीं उतरता, ये लॉ, ये कानून, ये इंसान बनाते हैं, रियासतें बनाती हैं, और ये लॉ वो चीज़ होती है जिस पे स्टेक होल्डर जो है इत्तेफाक करते हैं। और इवन एक रियासत के अंदर कानून जो होता है वो बड़ा मुतनाज़ा होता है, उसके बहुत सारे स्टेक होल्डर होते हैं, लोग नहीं मानते, बहुत सारे मुल्कों के अंदर कवानीन के ऊपर लड़ाई झगड़े होते हैं। ये तो हम दुनिया की बात कर रहे हैं कि जहां खुद मुख्तार रियासतें हैं, तो इंटरनेशनल लॉ लिमिटेड है। इंटरनेशनल लॉ जो है वो जियोपॉलिटिक्स से निकलता है, ना कि जियोपॉलिटिक्स इंटरनेशनल लॉ की ताबे हो जाती है। अच्छा सर, मैंने ये सवाल इसलिए किया कि वो लोग जो आपसे मुज़ाकरात कर रहे थे, जैसे अली शाम खानी, अली लारीजानी या आयतुल्लाह खुद, जिन्होंने कोऑर्डिनेट करके ये सारे अटैक किए, कतर पर भी जो एक अटैक हुआ पिछले साल, B2 जब तैयारों ने बमबारी की, तो एक कोरियोग्राफ्ड सा अटैक था। तो वो लोग जो आपसे मुज़ाकरात कर रहे हैं, जब आप उनको इस तरह से प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करके मारेंगे, तो ज़ाहिर है वो फिर आपसे कोई मुज़ाकरात में बात मानेंगे। ये तो एक सीधी सी बात है। तो आप इंटरनेशनल लॉ को एक साइड पर भी रखते हैं, तो फिर आप उसको एक डिसाइसिव शिकस्त दें। लेकिन अगर आप एक डिसाइसिव शिकस्त भी नहीं दे पा रहे, तो फिर आप ये कहें ना कि ये एक रीजनल पावर डोमिनेंस की लड़ाई है, इसमें कोई अखलाकियात असूल नहीं है कि हम कहें कि ईरान डिस्टेबलाइजर है या वो डिस्टेबलाइजर है। तो ये एक पावर की लड़ाई है सीधी-सीधी। देखें कि इस पे तो कोई किसी को झगड़ा नहीं है। दुनिया तो, ये पॉलिटिक्स तो पावर का नाम है, यस, तो इस पे तो कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन देखें, आप बात कर रहे हैं जी, मुज़ाकरात कर रहे थे, मुज़ाकरात कहीं नहीं जा रहे थे, वो मुज़ाकरात पे एक्सप्लॉइट कर रहे थे उनको, ठीक है, वो मुज़ाकरात पे राजी नहीं होता। अगर मुज़ाकरात हो जाते, देखें कोई भी एक्टर होता है, वो अगर आसानी से कोई चीज़ हासिल कर ले तो उसको मुश्किल रास्ता इख्तियार करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन अगर आसानी से नहीं कोई चीज़ हल हो रही, तो फिर जो है, फिर मुश्किल रास्ता इख्तियार करने पे मजबूर हो जाते हैं। तो जंगों का भी यही हाल है। तारीख भरी पड़ी है कि जंगें क्यों होती हैं। जंगें इसलिए होती हैं, पूरा लिटरेचर है इसके ऊपर। जंगें इसलिए होती हैं कि एक फरीक दूसरे फरीक को जो हमला करता है, वो बिहेवियर कंपेल करना चाह रहा है। जो बातचीत के जरिए वो नहीं मान रहे, उनको फिर जोर के थ्रू, फोर्स एप्लीकेशन के थ्रू उनको मनवाने की कोशिश की जाती है। तो ये तो एक कुदरती अमल है। ये तो कोई अमेरिका ने कोई जो है मतलब अनोखी बात नहीं की, ना ही कोई ईरान अमेरिका की जंग अनोखी जंग है। ये तो दुनिया की तारीख भरी पड़ी है, जब से इंसानियत कायम हुई है, कि जंगें इसी तरह होती हैं। तो सर, इसका मतलब है जो आपने लिखा है अपने आर्टिकल में भी, कि जो ईरान के बारे में आपने लिखा है, विच हैज़ कंसिस्टेंटली अपसेट अ ड्यूरेबल बैलेंस ऑफ पावर। सर, यहाँ ड्यूरेबल बैलेंस ऑफ पावर कैसे आएगा जब एक इलाके के बड़े मुल्क को ड्यूरेबल बैलेंस ऑफ पावर का हसूल। हाँ जी सर, तो वो उसको अपसेट करता है। आपने आपके पूरे आर्टिकल में जो की चीज़ है, वो सिर्फ आप एक मुल्क को आप जिम्मेदार करार दे रहे हैं। एंड आई एग्री विद यू हाफ वे, कि वो एक एक्टर है और वो एक पावरफुल एक्टर है। तो जब तक आप दूसरे एक्टर को, जो कि जियोग्राफी में डिस्टेबलाइजेशन पैदा कर रहा है, अमेरिकन एलाई, आप उसको मुकम्मल इम्प्यूनिटी देते हैं। तो यहाँ वो मेरा एक मॉरल आर्गुमेंट आता है कि आप फिर यहाँ पर मॉरल्स क्यों लेकर आते हैं, जब एक लड़ाई है ही ताकत की। मैं तो मॉरल्स नहीं ला रहा बैठ के, ना ही आपने कहा ना कि ईरान डिस्टेबलाइज कर रहा है। मॉरल की मैं बात नहीं कर रहा, वो मॉरल की बात नहीं मैं कर रहा, मैं एक हकीकत की बात कर रहा हूँ। आप तारीख उठा के देखें, 1979 में अमेरिका से ताल्लुकात किसने खत्म किए थे? इस रेजीम ने। डेथ टू अमेरिका का नारा किसने लगाया था? इस रेजीम ने। अमेरिका की एम्बेसी के ऊपर हमला किसने किया था? इस रेजीम ने। अमेरिका के जो डिप्लोमेट्स थे 52, उनको 444 दिन जो है यरगमाली बना के रखा, वो किस रेजीम ने? इन्होंने। हिजबुल्लाह को तैयार किया, अमेरिका पे हमले करवाए, किसने? इन्होंने। जंग इन्होंने शुरू की है। और ये चूंकि एक इनकलाबी रियासत है, देखिए, यू कैनॉट से कि हम इनकलाब लाना चाहते हैं, हम एक रिविजनिस्ट एक्टर हैं, हम खित्ते की सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को तब्दील करना चाहते हैं, उसके बाद आपके साथ कोई जो है ना, बाकी सारी दुनिया वो प्यार मोहब्बत से पेश आए। अरब दुनिया की कमजोरी का पूरी तरीके से फायदा उठाया। इजरायली अरब तनाज़े का पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट किया गया। सर, वो तनाज़ा है, वो ऑक्यूपेशन है सर, वो तनाज़ा तो नहीं है। आप उसको जो भी कह लें, ऑक्यूपेशन कह लें, चलें ऑक्यूपेशन कह लें।
जो भी है, मैं तनाज़े अब आप बाल की खाल उधेड़ रहे हैं, सेमेंटिक्स में मत जाइए। बात ये है कि एक जो है ना लड़ाई, एक ऑक्यूपेशन, एक तनाज़ा चल रहा है। ईरान ने क्या किया है उसके लिए? ईरान ने उस आग के ऊपर तेल छिड़का बैठ के, ठीक है? आग को बुझाने की कोशिश नहीं की है। और जिन मुल्कों ने आग को बुझाने की कोशिश की है, यानी इजिप्ट ने, जॉर्डन ने, यहाँ तक कि सऊदी ने, यूएई ने, वो उन मुल्कों के खिलाफ इन्होंने कार्रवाई की है। इन दहशतगर्द तंजीमों को किन्होंने जो है ना अपने पैसे लगाए, अपने मुल्क को उन्होंने बैंकरप्ट कर दिया, अपनी आवाम नाला है, ठीक है, सड़कों पे आती है जब, तो उनको जो है ना ज़िबा कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये इस रेजीम का नेचर ही है। अगर आप मॉरल्स की बात करते हैं तो चलें फिर इसकी भी ऊपर भी बात मैं करें। तो मॉरल्स की नहीं, मैं तो मॉरल्स की बात नहीं कर रहा। मैं तो आपने कहा कि मैं जियोपॉलिटिक्स की बात करता हूँ, और जब मैं ड्यूरेबल पीस की बात कर रहा हूँ, मैं मॉरल्स की बात नहीं कर रहा। मैं एक देखें, या पीस होता है या लड़ाई होती है, या पीस का फुकदान होता है। मैं सर, जब पावर की लड़ाई, जहाँ पावर की लड़ाई है वहां तो जीत या हार होगी ना, और जब तक एक जीतेगा और एक हारेगा नहीं डिसाइसिवली, तो लड़ाई जारी रहेगी। क्योंकि ईरान में आप अगर उसके मुज़मरात भी तो है ना। देखें, अगर आप कोई चीज लड़ाई जारी है तो बाकी मुल्क आराम से तो नहीं बैठेंगे ना। तुर्की जो है वो देखें, तुर्की ने भरपूर फायदा उठाया है ईरान की कमजोरी का। वहाँ सीरिया के अंदर 4 दिहाइयों के बाद 5 के बाद उन्होंने अपनी हुकूमत कायम कर लिया। इराक के अंदर वो अपना असर रसूख बढ़ा रहे हैं। लबनान के अंदर वो कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं हिजबुल्लाह को, ठीक है। ये जो मुल्क इकट्ठे हुए हैं तीनों, ये अगर ईरान को इतना ही अच्छा एक्टर समझते और उनको जो है अपना भाई समझते और तसव्वुर करते कि हाँ भाई ये जो है एक ऐसा एक्टर है जिसके साथ हम बातचीत कर सकते हैं। देखें, तस्वीरों पे और वीडियोस पे मत जाएं। जब भी डिप्लोमेसी जो है वो एक मास्क होता है। वहाँ सब लोग मुस्कुरा रहे होते हैं, वहाँ सब लोग जो है ना मुसाफा और मुआनका कर रहे होते हैं, बैठ के बगलगीर हो रहे होते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि हर रियासत के इंटरेस्ट होते हैं। अगर एक रियासत दूसरे रियासत की इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाती है तो उधर से रिएक्शन आता है। अच्छा सर, आप देखिए कि आपने बात की 79 की, लेकिन आप जानते हैं कि ये लड़ाई जो अमेरिका के खिलाफ जो ईरान का गुस्सा है वो 79 में स्टार्ट नहीं हुआ, वो उससे बहुत पुराना है। आपको मुझे हिस्ट्री बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। काजार्स के खात्मे से फिर मशहूर ज़माना मुसद्दक की बात है, फिर शाह को सपोर्ट करने वो जो अमेरिकन एम्बेसी का भाषरा था, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि वो पूरा एक वजह थी उसके पीछे कि शाह को एक अफवाह फैली। तो इस तरह ना करें। फिर 8 साल के उन्होंने जंग लड़ी इराक से। 79 तक ईरान जो है वो प्रो वेस्टर्न था। वहाँ की फुटेज आज भी मौजूद है। शाह का आखिरी इंटरव्यू प्रो वेस्ट नहीं है। देखें, सोसाइटी प्रो वेस्टर्न थी। इस सोसाइटी को पूरी तरीके से एक फैक्शन ने, देखें, इनकलाब में 3 फैक्शंस थे, कम्युनिस्ट थे, लिबरल्स थे और इस्लामिस्ट थे। इस्लामिस्ट जो हैं, चूंकि उनका नेटवर्क था, उनका जाल था, उनका क्लर्जी का जाल था वगैरह वगैरह, और वो जो है वो सबकत ले गए सबके ऊपर। उसके बाद उन्होंने बाकी सबको कला कमा किया, ठीक है। और फिर ये एक जो है ना आमिराना रियासत में, तो उससे पहले तो अमेरिका का जब दौर में तो अमेरिका नहीं था, ठीक है, वो तो बर्तानिया ने उसके बाद जब आया, उसके बाद जब पहलवी रेवोल्यूशन आया है तो उसके बाद अमेरिका आ गया। हियर इज द थिंग, अमेरिका अपने मफादात की जंग करता है। अमेरिका अपने मफादात को परसू करता है। अमेरिका एक सुपर पावर है। वो जो भी करेगा वो अपने मफादात को करेगा, वो अपने अवाम के मफादात को करेगा। ये एक ऐसी रियासत है जो अपनी अवाम को दबा के, उनकी उमंगों को जो है ख़राब करके, तो वो सुपर पावर बनने के चक्करों में वो लड़ाई जो है दूसरे तीसरे मोहल्ले को, फ़लस्तीनियों की मदद तो नहीं कर रहे, फ़लस्तीनियों की जो हालत है उसको एक्सप्लॉइट करके अपना जो है ना एम्पायर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उनकी अपनी जेब खाली है। आप देखें कि इस वक्त वहाँ पे क्या हालत है उनकी जो है करेंसी की, क्या हालत है उनकी इन्फ्लेशन की, क्या हालत है उनकी बाकी इकोनॉमी की। तो ये तो मतलब यू कांट विन दिस आर्ग्यूमेंट। उनको अमेरिका ने तो नहीं रोका ना, अमेरिका ने तो नहीं कहा कि आप ये काम करें लेकिन अपनी आवाम को, अपनी खुशहाली को दाव पे लगा दें। ये तो अमेरिका ने तो नहीं कहा। ये उन्होंने खुद फैसला किया है कि नहीं जी, हम अमेरिका से लड़ेंगे, इसराइल से लड़ेंगे, चाहे हम खुद बैंकरप्ट हो जाएं। तो सर, ये उनका इंटरनल मसला है या इंटरनेशनल मसला होगा? फिर जब आप अपने बॉर्डर से बाहर आके तो कार्रवाई करेंगे तो इंटरनेशनल मसला बन जाएगा।
हाँ, हाँ सर, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि देखिए कि 79 के बाद भी अगर हम शुरू करें तो ईरान ने किसी भी एक मुल्क पर भी उसने ऑक्यूपेशन नहीं की, हमला नहीं किया। जबकि शुरू आप में देखें कि ये ऑक्यूपेशन नहीं है, आप ये ऑक्यूपेशन नहीं है, हिजबुल्लाह तैयार करना दो, पूरे दो, के दो सर, मैं पूरे कुछ और बात करना चाह रहा हूँ कि हुकूमत को सर उनके अपने मसाइल भी तो हैं। को लेके नहीं, ये उन आप उन वो लेट्स बी फेयर हिजबुल्लाह उससे सर वो इस पे भी लेबनान, ये सर कोई लेबनान पे ऑक्यूपेशन पहले से थी। कौन सी लेबनान पे 80s के बिल्कुल शुरू में इसराइल की ऑक्यूपेशन आ चुकी थी, जिसके बाद बिल्कुल ये नहीं थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस ऑक्यूपेशन को खत्म करके अपनी ऑक्यूपेशन बनाने की कोशिश की है। इन्होंने वहां पे कोई लबनानियों के लिए कोई खुशहाली नहीं लेके आए। तो सर क्योंकि ये तो एक नेचुरल बात है ना, जब एक सोसाइटी में कोई ऑक्यूपेशन आएगी तो वो तो यार अगर कहीं आप ना कहीं ईरान के लिए अपोलोजाइज करना चाह रहे हैं तो देन दैट्स नहीं, मैं नहीं करना चाह रहा, मैं नहीं करना चाह रहा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक एक्टर डिस्टेबलाइजर नहीं है, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ। कभी कोई नहीं कहता कि कोई एक एक्टर है, लेकिन इस एक्टर ने तमाम मुल्कों को, इस एक्टर की ये मुनफरिद है। क्यों? क्योंकि इसने लबनान में भी तबाही बर्बादी की है, इसने फलस्तीनी मसले को भी जो है ना तबाह बर्बाद किया है, इसने सीरिया के अंदर भी तबाह बर्बादी की है, सऊदी अरब पे भी हमले कराए, यहाँ तक कि पाकिस्तान के ऊपर भी जो है हमले किए हैं। इस जंग में इन्होंने तुर्की ने बेट नहीं लिया, 3 दफा इंजरलिक एयरबेस पे हमला हुआ है, ठीक है, इस जंग के दौरान, ये जो 28 फरवरी को शुरू हुए, और नजरअंदाज किया टर्की ने। क्यों? क्योंकि वो जो है वो जानते हैं कि ये इस फड्डे में पड़ने का कोई फायदा नहीं और उनका तो खास नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन इन्होंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। इनके कौन से फ्रेंड्स हैं मुझे बताएं, इस रेजीम का फ्रेंड कौन है ये पहले बताएं, कौन सा मुल्क इनके साथ है? रशिया इनको एक्सप्लॉइट कर रहा है, चीन ने इनका साथ छोड़ दिया है, नॉर्थ कोरिया को अपनी पड़ी हुई है, और अगर आपकी ये 3 दोस्त हैं और बाकी दुनिया से आपकी नहीं बनती तो देन देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस पिक्चर। सर देखिए, लिबिया 2011 में आपने मुझे एक दफ़ा फ़लस्तीन वाली बात बताई थी कि जो 7 अक्टूबर से पहले फ़लस्तीनियों की कंडीशन थी, कम से कम वो इससे बेहतर थी जो आज है, और रैशनैलिटी यही है कि आपको वो नहीं करना चाहिए था हमास को। आई एग्री विद यू, उस दिन भी मैंने आपसे एग्री किया था कि मेरे ख्याल में जो जंग आप जीत ना सकते हो उसको लड़ना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात, आई एग्री विद यू कि मुलायत कहीं भी हो जो एक्सट्रीम में वहाँ नहीं जाना चाहिए, लेकिन सर आप देखें कि अमेरिका ने भी जो लिबिया में सर लिबिया में हाँ जी सर, मैंने कहा मेरा इशू मुलायत भी नहीं है, उसको भी हम जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं कि एक हकीकत है, लेकिन है ना, जो कोई रियासत मुल्ला रियासत हो या सेक्युलर रियासत हो, अगर वो अपनी आवाम की खुशहाली के लिए काम नहीं कर रही और वो बाकी दुनिया से जंगें लड़ रही है, तो मेरे नजदीक तो मतलब दैट्स नॉट राइट। अगर हम मोरालिटी की ही बात करें, की बात करें, जियोपॉलिटिक्स को छोड़ दें, तो चलें ये बता दें कि वो रियासत जो अपने मुल्क की खुशहाली, अपनी आवाम की खुशहाली के लिए काम जो रियासत नहीं कर रही और वो जंगें लड़ रही है, तो वो किसका फायदा कर रही है? वो सर अपना नुकसान कर रही है, अपने अवाम का भी नुकसान कर रही है। जो अपने मुल्क से बाहर जाके जंग जीत नहीं सकती, प्रॉक्सीज बनाती है, बाकी मुल्कों में जाके रजीम चेंज करती है, वो ईरान हो, वो अमेरिका हो, वो इसराइल हो, वो तीनों उस सेक्शन में गलत हैं। लिबिया की जो आज सूरत हाल है वो 2011 से बहुत बुरी है। तो मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि रीजन को एक्सप्लॉइट करने में, और उसको भी गलत करार दिया गया है। आई एम ऑन रिकॉर्ड ऑफ सेइंग कि इराक की वॉर डिजास्ट्रस वॉर है, ठीक है, लिबिया की वॉर, मैं इराक को भी शामिल कर रहा हूँ, लिबिया को भी शामिल कर रहा हूँ, मैं इन सबको कह रहा हूँ। अब मैं आई हैव क्रिटिसाइज्ड, पबलिकली क्रिटिसाइज्ड अमेरिका की अफगानिस्तान के ऊपर जो 20 साल की पॉलिसी थी, वो एक नुकसानदेह पॉलिसी थी। मैं किसी को जो है वो अपना क्लीन बिल ऑफ हेल्थ नहीं दे रहा, लेकिन जस्ट बिकॉज जो है अमेरिका ने काम किया है तो हम दूसरों को ये नहीं कह सकते कि अच्छा यार वो अमेरिका कर रहा है तो इनका भी हक है करने का। नहीं, बिल्कुल ठीक है, बट आई वांट अ कंसिस्टेंसी कि मेरे ख्याल में ये तीनों एक्टर हैं जो अपनी पावर स्ट्रगल में इस पूरे रीजन को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। इस रीजन में ये बिल्कुल मैं इससे अग्री नहीं करता। पहली बात तो ये है कि अमेरिका के ताल्लुकात तुर्की के साथ बहुत अच्छे हैं, तुर्की खुशहाल है अमेरिका के साथ ताल्लुकात करके, ठीक है। सऊदी अरब इस खुशहाल अमेरिका के साथ ताल्लुकात बना के, अमेरिका कोई रेजीम चेंज वहाँ नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। अगर आप खुशहाली चाहते हैं अपनी आवाम के लिए, हम भी अपनी आवाम के लिए खुशहाली चाहते हैं, चाहे आप मुसलमान हैं, ईसाई हैं, यहूदी हैं, जो भी हैं करें, आपकी क्या ज़बान है, क्या कल्चर है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये अमेरिका की एक स्ट्रेटजी रही है दूसरी जंग अज़ीम के बाद, जब से ये सुपर पावर बना है। तो बाकी खित्ते में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आए ना।
सर और लिबिया में मैंने अभी आपको बताया, इराक आप खुद देखिए, लिबिया आपने कहा। लिबिया में ओबामा इंतजामिया ने गलत फैसला किया था कि सर इराक में खाना जंगी शुरू हो गई है, तो आप उसमें अवाम को बचाने के लिए आपने जो है रेजीम को टारगेट किया और फिर वो आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर वाला मामला हो गया। मैं अग्री करता हूँ, वो एक गलत बात है, लेकिन उसके अलावा तो नहीं कर रहा ना जो ईरान कर रहा है बैठ के। अब ईरान जो है वो लबनान को यरगमाली बनाया हुआ है कि भाई अब आप कमज़ोर पड़ गए हैं, अब आप उनको कहिए सियासत में आए, छोड़ें अपने जो है ना ये मलेशिया का मामला, और आप जो है कौमी धारे में आए। आप जंग हार चुके हैं, कौमी धारे में आए। अब वो अहमद अल शारा की हुकूमत आई है जिसको तुर्की की भी जो है ना सपोर्ट है, सऊदी की भी सपोर्ट है, अमेरिका की भी सपोर्ट है, यूरोप की भी सपोर्ट है, सारी दुनिया उनको उनके साथ, यहाँ तक कि रूस भी कर रहा है उनके साथ डीलिंग, लेकिन ईरान उनको जो है ना फड्डे कर रहा है। वहाँ जो इराकी मलेशियाज हैं वो वहाँ से वो जो है असला भेजने की कोशिश कर रहे हैं ताकि दोबारा से जो है ना गड़बड़ की जाए। तो आप मुझे बताएं कि कहाँ, और हूथियों का जो सपोर्ट है सऊदी अरेबिया को डिस्टेबलाइज करने का जो पूरा सिलसिला है, वो क्या ठीक है? ये इसराइल तो नहीं कर रहा ना, इसराइल तो आके तो हूथियों को कुछ सऊदी अरब को डिस्टेबलाइज नहीं कर। ये जो पावर बैलेंस को अमेरिका अपने अपने हक में और अपने एलाइज के हक में शिफ्ट करना चाह रहा है, अगर वो नहीं कर पाता तो सर ये तो फिर उसको छेड़ना ही गलत है ना, उसी तरह जैसे 7 अक्टूबर करना ही गलत था अगर आप कामयाब नहीं हो सकते। देखिए, अमेरिका के लिए बहैसियत सुपर पावर ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है कि इस किस्म की रेजीम, और ये सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं है, अमेरिका का मसला ये है कि अमेरिका ने एक्चुअली इसके लिए कुछ करने की कोशिश की है, फिजिकली रोकने की कोशिश की है। लेकिन क्या आप चीन से पूछें, वो चाहते हैं कि ईरान के पास जौहरी हथियार आ जाएं? नहीं। क्या रूस चाहता है? नहीं। क्या पाकिस्तान चाहता है? नहीं। क्या तुर्की, कोई मुल्क भी चाहता है कि ईरान के पास जौहरी हथियार आ जाएं, इस उसके पास नहीं है, जौहरी हथियार आ जाएं, लेकिन कोई कुछ करने के लिए तैयार नहीं। अमेरिका का नहीं है, उसने साइन किए थे। क्या साइन किया था? उन्होंने ट्रंप ने तोड़ा। खोले ना, उस एग्रीमेंट की डिटेल में जाएं, वो जो है वो घाटे का सौदा था। उसमें ये लिखा हुआ है कि 5, 10, 15 और 20 साल ये मियाद है, उसके बाद आप जो मर्जी जो है ना करें बैठ के। वो बेसिकली क्या किया था ओबामा इंतजामिया ने, उस वक्त ओबामा इंतजामिया के पास बहुत सारे मसाइल थे। उन्होंने कहा यार इस मामले को किक द कैन डाउन द रोड, बाद में देखेंगे, फिल वक्त तो ये डील करो। उन्होंने कोई परमानेंट हल नहीं देना तलाश किया था। इसी वजह से वो चीज़ ट्रीटी की सूरत नहीं बन सकी, क्योंकि उनके पास वोट नहीं थे सेनेट के अंदर। डेमोक्रेट्स भी, उनकी अपनी जमात के लोग इससे एग्री नहीं करते थे, छोड़ दें बाकी रिपब्लिकन्स को। इवन डेमोक्रेट जो है उनके नाकदीन में से थे, जो सदर ओबामा की अपनी जमात के लोग थे। और फिर जिस वक्त जो है सदर बाइडन आए, 4 साल हुकूमत की उन्होंने, क्यों नहीं उन्होंने वो दोबारा डील कर ली बैठ के? कौन रोक रहा था उनको? उनको भी समझ आ गई थी कि यार ये हमने गलत काम किया था, और अब जो है वो उसकी खुल के सामने आ चुका है। वी कैंट गो बैक टू दैट, रियलिटी तब्दील हो चुकी है। सो अब मसला ये है कि ये आप नहीं कह सकते कि उन्होंने साइन कर दिया था या वो जो है मान गए थे, वो कुछ नहीं माने थे। ईरान की बात है, तुलसी ने कहा, अमेरिकन इंटेलिजेंस ने कहा, तमाम अखबार ने कि वो नहीं बना रहा था एटम बम, नहीं बना रहा। लेट्स बी स्पेसिफिक, उसको देखें। खबरें जो होती हैं ना, वो बेसिकली सुपरफिशियल हेडलाइंस होती हैं। आप डिटेल्स में जाएं। तुलसी गबार्ड का जो पूरे का पूरा वो अपना टेस्टिमनी है सेनेट के अंदर, उसको पूरे को सुने। उसमें वो उनसे पूछा गया, वजाहत कीजिए कि आपका क्या मतलब है जब आप ये कह रही हैं। उनका ये है कि जी इस वक्त उन्होंने फैसला जो है ना, इस वक्त वो न्यूक्लियर वेपन्स की परसूट नहीं कर रहे बेस्ड ऑन आवर इंटेलिजेंस। लेकिन दैट्स वन डाटा पॉइंट। द अदर डाटा पॉइंट इज कि आए दिन जो है ना इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं साथ में कि भाई एक नई न्यूक्लियर फैसिलिटी समझ आ गई। अब पिकैक्स माउंटेन नजर आ गया, ठीक है, उसके ऊपर भी जो है इंटेलिजेंस आ चुकी है कि दैट्स अ सीक्रेट फैसिलिटी, जो IAEA ने कहा है, ये अमेरिका ने नहीं कहा। IAEA जो है वो 35 मेंबर इंटरनेशनल बॉडी है जिसमें दूसरे मुल्क भी हैं। अमेरिका वहाँ अपनी जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, ठीक है, बड़ा मुल्क है, लेकिन ये नहीं कह सकते जर्मनी को कि यार ये ज़रा दस्तखत कर दो, हम ये करना चाह रहे हैं। तो ये जो चीज़ है, इसको वंस अगेन ईरान इस न्यूक्लियर इशू को कभी भी वो गिव अप नहीं करना। जंग क्यों हुई है? क्योंकि वो गिव अप नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि वो जौहरी हथियार बना सकें, आज नहीं तो कभी मुस्तकबिल के अंदर। रोज कह रहे हैं कि हम नहीं बना रहे।
वो कहते रहे, मैं भी कह रहा हूँ कि मैं जो हूँ मतलब जो है आपके साथ जो है अच्छे ताल्लुकात रखूंगा, क्या आप मेरी बात यकीन कर लेंगे? मैं तो यकीन करूँगा क्योंकि कई साल गुज़रे हुए इसका सबूत है। तो फिर आपको नुकसान बाद में होगा, आप उसके जिम्मेदार होंगे। मैं तो खुल के अच्छा, बात कर रहा हूँ। अच्छा, ओके सर, यानी मुझे अपना डिफेंस कर लेना चाहिए। आप देखें, बात कहने का मकसद ये है कि कोई मुल्क भी अपनी हाँ, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी को वो बातों पे तरतीब नहीं देता। हाँ, बातें बातें होती हैं। ऑफ कोर्स मैं क्या, अब आपके मुंह पे बैठ के मैं क्या कहूँगा, हाँ मैं जौहरी हथियार बनाना चाह रहा हूँ, नहीं मैं ये नहीं क्यों कहूँगा। लेकिन असल में मेरी एक्टिविटी क्या है, जो इंटेलिजेंस आ रही है, जो मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है, वो क्या शो कर रहा है? वो ये शो कर रहा है कि यार आर्जी तौर पे मैं जो हूँ कुछ कदगन जो है वो के लिए एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन परमानेंटली मैं करने के लिए तैयार नहीं। क्यों? अच्छा क्योंकि सर, मेरा मकसद ही यही है कि एक दिन मैंने जो है ना जौहरी हथियार लेने हैं। अच्छा सर, इस पे एक प्रैक्टिकल फिर एक सवाल है, प्रैक्टिकल एक बात है, अगर फिर आप उसको जंग करके नहीं रोक पा रहे, बल्कि आप मज़ीद मसाइल क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि आप एक स्टेट ऑफ बिल्कुल, बिल्कुल हॉर्मज़ है। की शक्ल में, तो फिर इस जंग का मकसद क्या है? फिर वो क्यों लड़ रहे हैं? इस जंग का मकसद बड़ा क्लियर है। इस जंग का मकसद 2 हैं। पहली तो ये है कि न्यूक्लियर वेपन्स के हसूल के रास्ते में रुकावटें हों। कभी भी अमेरिका ने ये नहीं कहा था कि हम पूरी तरीके से इसका कला कमा कर देंगे, लेकिन आप जो है आपके पास चॉइस नहीं रहती। चॉइस ये है, एक तरफ चॉइस ये है कि बातचीत करते रहें और बातचीत कहीं नहीं जा रही। दूसरी तरफ वो सीक्रेटली जो है वो अपनी कार्रवाई जारी रख रहे हैं। एक दिन उन्होंने टेस्ट करना है और फिर आपको पता चल जाएगा। देखें ना, भारत ने एक दिन टेस्ट किया था 1998 में। शुबा था दुनिया को कि इनके पास न्यूक्लियर हथियार हैं, लेकिन 1998 के टेस्ट में उन्होंने वाज़ेह कर 70s में सर उन्होंने कर लिया था, लोगों को यकीन था में क्या? तो एक किया था ना, तो उसके बाद 1998 में जो उन्होंने किया उसमें कोई शक व शुबा नहीं रहा। ठीक है? वो तो एक था कि जी हमने चलो छोटा-मोटा हुआ, वो कोई इतना बड़ा नहीं, उस पे किसी ने कोई जो है ना ज़्यादा बात नहीं की। तो उस वक़्त फिर पाकिस्तान भी मजबूर हो गया टेस्ट करने के लिए। कहने का मकसद क्या है कि क्या इंतज़ार करें कि एक दिन ये रियासत न्यूक्लियर वेपन्स के जो है ना इसके पास आ जाएँ, फिर तो ये बिल्कुल इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, क्योंकि फिर इसने गन पूरी दुनिया के सर पे रखनी है और कहना है कर लो जो करना है आप। आप देखें, इन्होंने जो है ये जो कन्वेंशनल कैपेबिलिटी और एसिमेट्रिक कैपेबिलिटी बनाई हुई है, उसका मुज़ाहिरा इन्होंने कर दिया कि हाँ भाई ये जो है ना ये हम करेंगे। इमेजिन इस जैसी रेजीम के हाथ में जो है न्यूक्लियर वेपन्स आ जाएँ, क्या पाकिस्तान चाहेगा? पाकिस्तान भी कोई भी नहीं नहीं चाहेगा। चाहता सर, ये तो एक तो एक कहने एक का मेरे ख्याल मतलब ये है कि कंसेंसस है पूरे रीजन में और दुनिया में कि हाँ, मज़ीद एटमी पावर नहीं आएँगी, और ये रेजीम के पास नहीं आनी चाहिए। इस रेजीम के पास, क्योंकि तो किसी के पास नहीं आनी चाहिए। इस रेजीम के पा बिलख़ुसूस इस रेजीम के पास नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इसका बिहेवियर ऐसा रहा है। ये पूरी दुनिया के अंदर जो है अपनी इस खित्ते पहले खित्ते के अंदर देखें, इनका एक इंपीरियल माइंडसेट है। ये ईरान की तारीख का हिस्सा है। ये क़ब्ल अल मसीह जो है ना दौर में भी अगर आप चले जाएँ तो ये वहाँ तक जाता है। सर उस तो ज़माने में सारे इम्पीरियल थे, उसमें रोमन एम्पायर थे, ओटोमन एम्पायर थे, सब हैं, ब्रिटिश एम्पायर थे, वो सब मैं आप एम्पायर मेरी थे। बात नहीं समझ रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है। वो उसको रिक्रिएट करना चाह रहे हैं इस दौर के अंदर। तो रिक्रिएट कैसे करेंगे भाई? वो इंपीरियल दौर तो नहीं रहा ना यार। अब तो दूसरे मुल्क भी हैं, एक सऊदी अरब भी है, अज़रबैजान भी है, तुर्की भी है, अफ़गानिस्तान भी है, पाकिस्तान भी है, बाकी मुल्क भी हैं। आप उनको मतलब कैसे अपने आप को जो है वो इम्पोज़ कर सकते हैं दूसरे मुल्कों के अंदर? ये दौर बदल चुका है। वो दौर था, लेकिन देखें अल्टीमेटली चाहे वो इस्लाम है, चाहे वो जो है शिया जो है मकतबा फ़िक्र है, चाहे वो फ़लस्तीनी इशू है, चाहे वो अरब इज़राइली तनाज़ा है, चाहे वो कुछ भी है, एंटी अमेरिकनिज़्म है, कोई ये सब टूल्स हैं इस रेजीम के लिए। ये रेजीम जो है, और ये हमारे मगरब के अंदर जो मेरे अपने दोस्त बहुत सारे, वो इस पूरी तरीके से उसको वो फँस जाते हैं इस्लामिज़्म के ऊपर। वो समझते हैं कि बस इस्लामिस्ट जो लेंस है उससे इस रेजीम के बिहेवियर को हमें देखना चाहिए। ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। इस्लामिज़्म इज़ वन की मेजर बट वन कंपोनेंट ऑफ ईरानियन स्ट्रेटजी। ईरानियन स्ट्रेटजी आल्सो इस्लामिज़्म की बात कर रहे हैं। मैं हाँ पैन इस्लामिज़्म यानी ये जो मतलब इनके ताल्लुका हमास को क्यों बैक करते हैं? क्योंकि इस्लामिस्ट ग्रुप है। मुस्लिम ब्रदरहुड को क्यों बैक करते हैं? इस्लामिस्ट ग्रुप है। हिज़्बुल्लाह को क्यों करते हैं? क्योंकि वो इस्लामिस्ट ग्रुप है। तो इस्लामिस्ट तो एक इनका एंगल है ना, लेकिन बाकी सारी चीज़ें जितना मैंने हवाला दिया है, ये सारे टूल्स हैं
एक स्ट्रेटेजिक गोल के लिए, वो ये टू कि ईरान जो है एक इंपीरियल ताकत के तौर पे उभर के सामने आए। अब उसके रास्ते में चाहे फ़लस्तीनी मरते हैं, चाहे ईरानी मरते हैं, चाहे कोई और मरता है, दे डोंट केयर, ठीक है। सो लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट हियर। सो इफ वी आर गोइंग टू टॉक जियोपॉलिटिक्स, तो हमें जियोपॉलिटिक्स को उसकी रॉ ब्रूटल फॉर्म में डिस्कस करने की ज़रूरत है, ना कि हम जो है ये कहें कि देखें यार अमेरिका ये कर रहा है तो ईरान को भी कर रहा है, तो सारे मुल्क करते हैं, तो ये वी हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट दीज थिंग्स। And we can talk about morality, we can talk about geopolitics. नो सर, नो टॉक अबाउट मोरालिटी, क्योंकि मोरालिटी की बात करेंगे तो सभी फारग हैं, हर शख्स के हाथों पे इतना खून है कि कभी भी कोई उसको पूरा नहीं कर सकता। मैं तो सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि ये मेरे ख्याल में, मेरे यकीन में, ये प्योर पावर पॉलिटिक्स है, और अगर आप इसमें जब तक एक डिसाइसिव फैसला नहीं होगा, ये जंग जारी रहेगी। अच्छा सर, आखिर में जंग तो जारी रहेगी। देखें, कोई अमेरिका को कोई ये नहीं था, मतलब कोई किसी खुशफहमी या गलतफहमी का शिकार नहीं था कि ये अचानक जो है ये हो जाएगा। बयानात दिए जाते हैं सियासी तौर पे, क्यों? क्योंकि सदर डोनाल्ड ट्रंप से पूछा जा रहा है कब तक जंग चलेगी, उन्होंने क्या कहना है कि हमेशा चलेगी? नहीं, उन्होंने कहना है 5 हफ्ते चलेगी, 6 हफ्ते चलेगी, मेरा अंदाज़ा ये है, देखते हैं क्या होता है। ये सियासी बयान होते हैं, लेकिन जो स्ट्रैटेजी होती है, जो एक्चुअल वॉरफेयर होती है, या जो है जो पीस एफर्ट्स होते हैं, कोई भी आपका अंडरटेकिंग हो, उसमें आपके पास सर्टेनिटी किसी चीज़ पे नहीं होती, और आपको पता होता है दिस इज गोना बी अ लॉन्ग प्रोसेस। लेकिन सियासी तौर पे आप सामने आके ये बयान नहीं दे सकते कि जो है मेरे अजीज हम वतनों, अब हम जो है 100 साल के लिए जंग लड़ेंगे, कोई ये नहीं कह सकता। सर, मेरे अजीज हम वतनों तो सिर्फ हमारे नसीब में है, बाकी तो और जगहों पर कहते हैं ना, अमेरिका में हम लोग भी कहते हैं, हम जो है वो माय फेलो अमेरिकन्स कहते हैं, तो उनका कहने का मकसद एक ही है। नहीं, आपके यहाँ तो कभी ये सूरत हाल आई भी नहीं। अच्छा सर, ये लेकिन CNN पे अभी जनरल डैन कैन की ये बात अभी चली, आपने ज़रूर देखी होगी कि वो ऑफ रैंप कह रहे हैं कि कोई लें, क्योंकि इसमें मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स, सिर्फ हम बम्बारमेंट जितनी भी करें, हम पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं कर सकते। तो इन खबरों को आप कैसे देख रहे हैं? कौन लीक इनको करवा रहा है, या ये भी उसी का हिस्सा है जो आपने कहा अभी? देखिए, लीक तो हमेशा होती है ना कोई लीक कर ही देता है। मतलब हर जो है सिस्टम बात पे, इसके सब्सटेंस पे है कि वो कह रहे हैं कि ऑफ रैंप चाहिए। मैं आता हूँ उस बात पे, लेकिन पहले मैं लीकर्स की बात कर लूँ कि लीकर हर जगह होते हैं, और मीडिया जो है मीडिया का धंधा लीकर्स पे ही चलता है। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, लीकर ना हो तो मीडिया का धंधा बंद हो जाए, ठीक है। स्कूप किसको हम कहते हैं? स्कूप यही होता है ना कि अंदर की खबर मिल रही है, तो कोई ना कोई देगा तो मिलेगी ना। तो अब आते हैं इस चीज के ऊपर। देखें, सदर जनरल केन जो है वो ही रिपोर्ट्स टू सदर डोनाल्ड ट्रंप, एंड बिफोर दैट सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेग्सेथ, ठीक है। ये पॉलिटिकल एक्टर्स हैं, ये उनके पॉलिटिकल बॉसेस हैं। इनकी पॉलिटिक्स क्या है? इनके सामने क्या है? इनके सामने है मिड टर्म इलेक्शन, इनके सामने है तेल की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में ऊपर गई हुई है, इनके सामने इन्फ्लेशन है अमेरिका के ऊपर। तो ऐसे हालात में जाहिर है वो फिल वक्त कोई ऑफ रैंप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। क्या उसका मकसद क्या है कि सदा के लिए ऑफ रैंप हो जाएगा? नहीं यार, मामला जरा ठंडा करो, क्योंकि इलेक्शन आ रहा है, कम से कम नुकसान इलेक्शन में हो, नुकसान तो होना है लेकिन कम से कम हो, ठीक है। जब वो इलेक्शन गुजर जाएगा फिर बाद में देखेंगे। सो जाहिर है वो ऑफ रैंप ढूंढने की कोई कोशिश कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? मतलब वो खुद कह चुके हैं कि ये, मुझे तो इस खबर पे जो है हैरत हो रही है, ये हेडलाइन पे, और ये जो है ना, कोई मीडिया की हेडलाइंस के ऊपर जो है फोकस कम ही होता है। हम मीडिया की हेडलाइंस को हदीसों की तरह ले जाते हैं। डिस्कस तो वहीं से करना है ना, डिस्कस जब हम करेंगे तो ज़ाहिर है कहीं से तो इनपुट लेंगे ना, लेकिन अनक्रिटिकली उनको जूं का तू ले दिया जाता है, जैसे कि ये कोई फैक्चुअल इश्यूज है, ठीक है। उस पे जो है एनालिसिस कम होता है, उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि CNN ने कह दिया तो जाहिर है सच होगा, ठीक है। अच्छा सर, आखिर में सच होगा। तो कहने का मकसद ये है कि इसके अंदर भी ये भी फ्रेमिंग होती है, सियासत होती है, जो हुक्मरान जमात होती है उसके सियासी मुहर्रकात होते हैं, यानी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सियासी मुहर्रकात हैं। ये सारी चीज़ें फैक्टर इन करने की ज़रूरत है। वो तो खुद कह रहे हैं, वो तो आए दिन जो है बैठ के कहते हैं कि हाँ मैं तो मतलब लोगों को मारना नहीं चाहता, मैं तो जंग मैं चाहूँ तो ये कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं करना चाहता। जिस दिन गुस्सा चढ़ जाता है कहते हैं मैं आ रहा हूँ मारने के लिए, सिविलाइजेशन तबाह कर दूंगा, हाँ मैं तबाह कर दूंगा। तो ये तो सियासी बयान है ना सर। सियासी नहीं, ये बहुत खतरनाक है, कितने बड़े स्टेचर पे बैठे हुए शख्स के लिए बहुत खौफनाक बात है। ठीक है, आपकी बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन कहने का मकसद ये कर दिया उन्होंने,
अच्छा, हुँ। वो लोग कहते हैं कि देखें ये क्या बयान कर रहा है, बड़ा गलत आदमी है, जो है ना ये कर दिया। फिर जब वो नहीं करता तो कहते हैं यार किया क्यों नहीं तूने? नहीं सर, पहले दिन उन्होंने मिनाब स्कूल पे अटैक किया, बड़ा कैलकुलेटेड ठीक है, अटैक किया वो किया है। और ट्रिपल ट्रैप किया, 1 भी नहीं, नहीं, 2 भी नहीं, 3 मिसाइल फेंकी। मेरा कहने का मकसद ये है कि कॉन्ट्रडिक्शन है ना, हुँ, नाक़दीन के अंदर भी कॉन्ट्रडिक्शन है ना। एक हुँ, तरफ कहते हैं कि यार देखें क्या ये कितना जो है वो बेहुदा आदमी है, कितना खतरनाक आदमी है, क्या ये बातें कर रहा है, इस तरह को इस तरह कोई अमेरिकी सदर बिहेव हुँ, करता है। हुँ। अच्छा, वो जब वो बात कह के चला जाता है, फिर कुछ होता नहीं है, तो कहते हैं देखें यार मुनाफ़िक आदमी है कि जो है इसने कहा लेकिन किया नहीं। तो वो मतलब शेर आया वाली बात करते हैं। कहने का मकसद ये है कि नाक़दीन जो हैं, वो तनकीद करेंगे, तनकीद क्या कल की तनकीद को भूल जाएँगे, आज की नई तनकीद आ जाएगी। हुँ, और जो हामी हैं, वो कल किसी और चीज़ की हिमायत कर रहे थे, वो आज किसी और चीज़ की हिमायत कर रहे हैं और वो अपने आप को वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे होते हैं। तो ये हुँ, बातें ना इधर हैं, ना उधर हैं। हुँ। नहीं सर, वो असल में एक ब्रॉडर बात है कि उन्होंने कहा था कि मैं मिडल ईस्ट की लंबी-लंबी जंगें नहीं करूँगा। ये वो पहले से कहते आ रहे हैं पिछली टर्म से। तो ये बहरहाल उनकी बातों में एक कंप्लीट कॉन्ट्रडिक्शन है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और वो बड़ा कहते हैं, मसला एक है दिन उनके एक बात लिए कहते हैं, दूसरे दिन दूसरी और बात उनके कहते लिए हैं। बड़ा मसला है ये। यही तो मसला हो चुका है उनके लिए। मेरा ख्याल है ये उनकी पावर है। नहीं, मेरे नज़दीक उनकी मिसकैलकुलेशन है। हुँ। उनकी अच्छा सर, आखिर में मिसकैलकुलेशन और मैंने उन्होंने ये सोचा कि यार ये तो बस कुछ हफ्तों का खेल है, तो फिर उसके हुँ, बाद देखेंगे। उनका कैलकुलस ये था कि हुँ, इनकी क़यादत को ज़रा मज़ीद झटका देंगे। जून 2025 में जो है सिर्फ़ हुँ, IRGC को टारगेट किया गया था। अगर हम हुँ, इनकी सियासी को करते हैं तो फिर ये ज़्यादा आमादा हो जाएँगे डील करने के लिए। आज नहीं तो कल, हुँ, कल नहीं तो परसों करेंगे ज़रूर। हुँ, अब मसला ये है कि एक इस इक़दाम का एक अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस हुआ है। हुँ, ये रेज़ीम पहले से अंदरूनी तौर पे इसके इख्तिलाफ़ात बहुत ज़्यादा थे। मैंने 2 साल पहले उसके ऊपर भरपूर एक तफ़सील रिपोर्ट लिखी थी, जो सब पढ़ सकते हुँ, हैं, ठीक है? हुँ। सर, जब मैंने आप ऑलमोस्ट आपके सारे आर्टिकल पढ़े हैं। तो आपने क़यादत को उड़ा दिया, तो हुँ, अब जो पहले के इख्तिलाफ़ात थे, वो और भी बढ़ गए। अब उस हुँ, रेज़ीम को अंदरूनी तौर पे इजमा कायम करना बड़ा मुश्किल हुआ है। अब वो हुँ, डील नहीं हो पा रही, ठीक है? हुँ, तो ये भी तो एक अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस है ना अमेरिका की इस इक़दाम का कि लीडरशिप को आप उड़ा दें, तो हुँ, फिर ये भी हो सकता है। उनका कैलकुलेशन ये था कि भई ये जो है इनको जब झटका पड़ेगा कौमी मफ़ाद में आके ये लोग कहेंगे कि अच्छा चलो जो है ना हुँ, डील कर लेते हैं। ये उनका हुँ। था अंदाज़ा। अब क्या वेनेज़ुएला वाला इनके ज़हन में था ना एक प्रोग्राम कि शायद यहाँ भी वैसा हो। कौन नहीं वेनेज़ुएला वेनेज़ुएला आई डोंट थिंक वेनेज़ुएला का मॉडल डिफरेंट है। वेनेज़ुएला नहीं, में इनके पहले से ज़हन में था। लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प वेनेज़ुएला की खिचड़ी पहले पक चुकी थी। हुँ, वहाँ जो फ़ौजी इक़दाम किया गया था ना, हुँ, वो फ़ौजी इक़दाम 2 घंटे का था। वो सिर्फ़ इसलिए था कि पहले बाकी से रेजीम से बात हो चुकी थी, वो तैयार बैठे हुए थे। उन्होंने हुँ, कहा मादुरो का क्या बनेगा? उसने कहा अच्छा हम उठा लेते हैं उसको न्यूयॉर्क ले आते हैं। तो उन्होंने वो कर दिया। वो बिल्कुल मुख़्तलिफ़ सिनेरियो था। हुँ, वो उसको इसके साथ जोड़ना जो है वो बिल्कुल गलत है। यहाँ तो बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। हुँ, वहाँ तो रियासत भी बहुत बड़ी है, मुल्क भी बहुत बड़ा है। हुँ, वेनेज़ुएला तो एक छोटा मुल्क है ईरान के मुकाबले में। इसकी हुँ, आबादी हदूद अरबा इतना बड़ा है, यहाँ पे हुँ, इतने धड़े हैं, इतने सेंटर्स ऑफ पावर हैं। तो ये तो आई डोंट थिंक कि वहाँ की कोई मुमासलत है। अगर कोई चीज़ बेसिक एक प्रिंसिपल था हुँ, कि रेजीम पूरी की पूरी को आप उड़ाएँ नहीं। हुँ, जो इराक में किया, अफ़गानिस्तान में किया, बराए करम वो मत कीजिए। ना हुँ, वेनेज़ुएला में, ना इधर। जो रेजीम है उससे डील बनाएँ, जो अनासिर जो है ना नहीं बनाना चाह रहे उनको एलिमिनेट कर दें। अगर कोई चीज़ मुश्तरक है तो ये हुँ, प्रिंसिपल मुश्तरक है। लेकिन हुँ, उसको ऑपरेशनलाइज़ उस प्रिंसिपल को हुँ, करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हुँ। ओके सर, एक लास्ट जुमला जो आपने लिखा है इस रीजन का मैप मैप दिखाते हुए मैं भी बाकियों को भी ये मैप दिखा दूँ। ये आपने मैप उसमें शाया किया और इसके साथ आपने आखिर में एक जुमला एक लिखा है जिसका मैं एक पार्ट बस पढ़ रहा हूँ क्योंकि बाकी तो आपको याद ही होगा। आप इसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दें। इट इज़ लास्ट क्वेश्चन क्योंकि मैंने आपसे 30 मिनट लिए थे, थोड़ा ज़्यादा हो गया टाइम। आपने हाँ, लिखा मुझे है निकलना भी है। एंड इसराइल एज़ इट गोज़ इट्स ओन एवोल्यूशन कि उससे पहले ईरान के बारे में सारी बात है। तो ये इसका मतलब क्या है? इसको आपने एक्सप्लेन नहीं किया, तो इससे क्या आपकी मुराद है? जी, इसके ऊपर भी मेरा एक अलहदा मज़मून है, शायद मैंने आपसे शेयर किया हो। जी। वो इश्यू ये है कि इसराइल को एक तो स्ट्रैटेजिकली रैशनलाइज़ करना है। इसराइल की फ़ौज बहुत ज़्यादा फैल गई है, मैक्स हो चुकी है। सीरिया के अंदर भी डिप्लॉयड है, लेबनान के अंदर भी डिप्लॉयड है, वेस्ट बैंक, गाज़ा, हूथियों को भी कर रहे हैं, ईरान के साथ भी कर रहे हैं, वगैरह-वगैरह, ठीक है? तो ये
चल नहीं सकता, यहाँ पे इवॉल्व होना है इस सिचुएशन को। एक तो स्ट्रेटेजिक एवोल्यूशन होनी है, लेकिन उससे पहले एक डोमेस्टिक एवोल्यूशन होनी है। ये रेजीम जो है, ये जो हुकूमत है नेतन्याहू की, ये इलेक्शन आने वाले हैं, क्या वो जीतेंगे? जीतेंगे तो क्या मखलूत हुकूमत बनेगी? क्या आज के साथी साथ रहेंगे? नहीं होगा, क्या होगा? मैं उस एवोल्यूशन की बात कर रहा हूँ। फिर एक और एवोल्यूशन वो ये है कि खित्ता तब्दील हो रहा है। इस खित्ते को की तब्दीली को मद्देनजर रखते हुए इसराइल को अपना बिहेवियर इवॉल्व करना होगा। तो मेरा इशारा उस जानिब था। सही, बहुत शुक्रिया सर। एक आध सवाल और था, लेकिन मुझे पता है मैंने आपका काफ़ी मुझे टाइम नहीं लिया पता, है। मेरे बच्चे मुझे बुला रहे बहुत हैं। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। होपफुली आप दोबारा भी टाइम देंगे।